क्योंकि 11th स्टैंडर्ड तो मेरा यही सॉर्ट आउट करने में निकल गया था कि पढ़ाई करनी कैसे है। कोचिंग जा रहे हो, स्कूल का देख रहे हो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें सिर्फ MCQs हैं, पर पढ़ तुम थ्योरी रहे हो, तो पढ़ाई करनी कैसे है, उस चीज़ में मेरे को बहुत टाइम लग गया था। +2 में मेरे को फाइनली थैंकफुली मेरे को पता लग गया था कि कैसे पढ़ाई करनी है, बट +2 में स्टिल प्रोक्रेस्टिनेशन होता था क्योंकि मी बीइंग मी वाज लेजी एट सम लेवल। तो उसके लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज वीकेंड गोल्स, राइट, कि एक वीक का पूरा काम उसके वीकेंड तक मैक्सिमम इलोंगेट होना चाहिए, उसके बियॉन्ड इट शुड नॉट एक्सटेंड। तो एक तो कॉन्फिडेंट इज लाइक हैव अ पर्सन टू टॉक टू, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इफ यू डोंट हैव अ पर्सन टू टॉक टू, have a venting mechanism, write it somewhere, journalism, right, you can write poems, कोई भी form of creativity that you have in yourself you can use, that helps in releasing the pressure a lot। जब तक आपको खुद पे विश्वास है एंड जब तक आप अपने गोल के लिए वर्क कर रहे हो, डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हो, the outcome will be good and don't pressurize yourself a lot, मतलब that won't lead you anywhere। learn to handle that pressure because NEET के बाद जिस लाइन में आना है वहाँ पर बहुत प्रेशर है। Hi everyone, welcome to Camomile TV Toppers, an initiative by Unacademy। मेरा नाम है प्रणव एंड आई एम एन एजुकेटर ऑफ बायोलॉजी ऑन Unacademy। तो आज यहाँ पर जो हम एक सिलसिला बनाए हुए हैं आपको सही गाइडेंस देने का, सही अप्रोच बताने का और वेराइटीज़ ऑफ टॉपर्स से मिलाने का, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ है नीट UG 2023 ऑल इंडिया रैंक 11 with a score of 715 on 720, आशिका अग्रवाल। सो मोस्ट वेलकम टू Camomile TV Toppers। सो पहले तो हम हमेशा इस बात से शुरुआत करते हैं कि हाउ इज़ दिस फीलिंग ऑफ सिक्योरिंग सच अ ग्रेट स्कोर एंड इन वन ऑफ द टॉप क्या इन द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, हाउ इज़ दिस फीलिंग? वेल, जब अचीव नहीं हुआ था तब अनरियलिस्टिक लगता था कि एम्स दिल्ली एंड द स्कोर कि कैन आई इवन अचीव इट, बट आई हैड दिस फेथ दैट यस इट इज़ अप टू मी, दैट इफ आई वर्क हार्ड फॉर इट आई कैन अचीव इट समहाउ। बट व्हेन आई अचीव्ड इट तो इट डिड नॉट हिट मी एज हार्ड एज इट शुड हैव। तो अभी भी आई डोंट थिंक कि मुझे वो ऐसा यू नो स्टेइंग इन द क्लाउड्स, ऐसा ऑन क्लाउड 9 ऐसी वाली फीलिंग कभी आई है। ओके, ग्रेट, इट्स जस्ट नॉर्मलाइज्ड। ओके, नहीं बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम बढ़ें इसके पहले एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, कहाँ पे थे, कहाँ पढ़े, स्कूलिंग कहाँ हुई, थोड़ा इस सब के बारे में जानते हैं एंड बी एज रॉ एज पॉसिबल, हम यही कोशिश रखते हैं इस इंटरव्यू की, ठीक है? तो एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। वेल, आई एम फ्रॉम जालंधर, पंजाब एंड मेरी स्कूलिंग शुरू से ही वॉज इन दिल्ली पब्लिक स्कूल जालंधर। ओके। And my dad's a chartered accountant, mother's a professor, I have an elder brother। उसके अलावा my background doesn't involve much, like I play basketball, I dance, that is a part of my personality। And शुरू से ही my parents have taught me that working hard is the basic key to success, as cliche as it can sound, but there's no other way around it। And if you want to achieve something, you have to set your goals on priority and you have to compromise a lot for it also। उसके अलावा you cannot do anything else to achieve that particular goal। So that is what has been taught to me। तो ये मेडिकल का ही दिमाग में क्यों सींचा? Why only MBBS as a profession? इतने सारे और ऑप्शंस थे। मुझे इतना पता था कि मैथ्स आई कैन नॉट स्टडी एज अ सब्जेक्ट एनी मोर 11th-12th में। आई लाइक्ड इट बट एज अ प्रोफेशन आई कुड नॉट इमेजिन माई सेल्फ। तो इसीलिए इंजीनियरिंग तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दी थी। एंड ये कौन से 9th-10th की बात है? ये 10th एंड की बात है, जब वो स्ट्रीम फिल करने का फॉर्म आता है हमारे पास। उससे पहले तो मेरे को क्लैरिटी भी नहीं थी कि मैंने क्या करना है। मेरे को 10th एंड में पता लगा था आई शुड ऑप्ट फॉर मेडिकल बिकॉज बायोलॉजी आई लाइक्ड इट एज अ सब्जेक्ट। फिजिक्स के साथ मैथ्स मुझसे नहीं होती, इतना मुझे पता था। एंड कॉमर्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, टिल डेट मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो मेडिकल ही ठीक था। उसके बाद आई थॉट कि इफ ऑप्टेड फॉर मेडिकल व्हाई नॉट बी अ डॉक्टर, बिकॉज यू नो you can contribute the maximum to the society when you're a doctor।
मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोग इसी वजह से बायोलॉजी चूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें मैथ्स में थोड़ा मज़ा कम आ रहा होता है, हाँ। है ना? तो नहीं, बहुत अच्छी बात है और इसी वजह से आज एक तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में हो। तो अब हम थोड़ा सा एकेडमिक्स के ऊपर चलते हैं। आप एक फ्रेशर हो जैसा कि बताया, तो ये जो 11th 12th जो 2 साल का जो ये फेज़ है, मेरे हिसाब से ये एक कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिना कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो 11th 12th का 2 साल, इसको मैं कहूँगा एक तपस्या ही कहूँगा मैं इस चीज़ को, जो 2 साल के टाइम फ्रेम में करते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज डिटेलिंग पर चलते हैं। तो फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा? बायोलॉजी, डेफिनेटली बायोलॉजी। ओके, सो बायोलॉजी से ही शुरू करते हैं। ओवरऑल एकदम डिटेल में बताओ कि क्या अप्रोच रहा तुम्हारा। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार एनसीईआरटी करनी चाहिए, काफ़ी लोग क्या लगभग 99.99% लोग यही कहते हैं। कुछ लोग थोड़ा एक्स्ट्रा भी घूमने फिरने लगते हैं जहाँ तक मटेरियल्स की बात है। कुछ लोग कहते हैं खूब प्रैक्टिस करो, कुछ लोग कहते हैं खूब थियोरी पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो तुम्हारा क्या अप्रोच रहा, एकदम डिटेल में बताओ। मेरा अप्रोच ये रहता था क्योंकि फ्रैंकली 11th 12th में स्पेशली बॉटनी में जितना मेजर सिलेबस है, रट्टा इन्वॉल्व करता है वो। जैसे हमारा वो डाइवर्सिटी वाला पूरा यूनिट था, दैट वाज रट्टा। तो उसके लिए तो अप्रोच ये रहेगी कि नोट्स तो बनाओ। नोट्स बनाकर जब तक हम खुद नहीं लिखेंगे हमें याद नहीं होगा। खुद लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नोट्स बनाकर उनको जितना ज़्यादा रेपिटेटिवली रिवाइज करा जाएगा उतने ज़्यादा वो दिमाग में बैठते जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि अल्टीमेटली हमने नीट देना है, तो किसी भी चैप्टर के लिए MCQs करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं नोट्स बनाती थी, नोट्स कोचिंग में ही बनवा दिए जाते थे एंड उनको रिवाइज कर कर उसी दिन आई यूज्ड टू स्टडी उसका NCERT। जितना पार्ट पढ़ाया उसकी NCERT अच्छे से समझ कर जितनी याद हो सके कर ली। थर्ड स्टेप यूज्ड टू बी MCQ सॉल्विंग। तो मतलब पहला पूरा प्रेपरेशन, उसके बाद सॉल्विंग पार्ट ऑफ इट। बायोलॉजी में ये अप्रोच रहती थी। फिजियोलॉजी वाला पार्ट इज नॉट सो मच रट्टा, इट इज मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग। तो उसके लिए जितनी ज़्यादा बार वी कैन रेपिटेटिवली राइट द मैकेनिज्म्स, practice it by writing, because once you get to write it on your own then you can solve it anywhere, किसी भी फॉर्म में आए वो, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, इट वोंट मैटर। तो MCQs ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट NCERT रीडिंग इज इक्वली और मोर इम्पॉर्टेंट। राइट। अच्छा, इसमें तुमने रटने वाले पार्ट के ऊपर बताया। तो देखो, एक बार समझने वाली जैसे फिजियोलॉजी है, ऊपर से 12th में हमारे पास जेनेटिक्स वगैरह का पोर्शन आता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत है। एक बार समझ गए तो रटना नहीं है। लेकिन यार ऐसे बहुत चैप्टर्स है जिनमें रटना है। पूरा इकोलॉजी का यूनिट है, काफी कुछ याद करना है उसमें। उसके बाद जैसे अब तो फूड प्रोडक्शन नाम का चैप्टर नहीं रहा, लेकिन माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, उसके साथ साथ याद करने का काफी कुछ है। तो इसको टैकल करने कोई स्ट्रैटेजी बताओ। लोग कहते रहते हैं ना कि हमें याद नहीं हो रहा, कोई टिप्स दे दो कैसे याद करें। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं न्यूमोनिक्स बनाती थी या शॉर्टकट्स बनाती थी। जैसे स्टैटिन्स वाज एन एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल का हमारे अंदर, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन, वो जो एक लिस्ट है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स होता है ना किसी भी चीज़ के बैलेंस को, एनालिसिस को देखने के लिए। तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस या कोलेस्ट्रॉल के स्टैटिस्टिक्स के लिए स्टैटिन्स। अच्छा। तो मैं इस तरह से रट्टे वाली चीज़ें ऐसे याद करती थी, न्यूमोनिक्स बनाकर या फिर अपने फॉर्म में जैसे भी मुझे याद हो। माइक्रोब्स इन जनरल तो मुझे अच्छा लगता था। और इकोलॉजी का यूनिट इज़ द वन यूनिट जो मेरे को याद है मैंने नीट के लास्ट हफ्ते तक बार बार पढ़ा है, क्योंकि वो मुझे बहुत ख़राब लगता था और उसमें मेरे मार्क्स कटते थे। और उसमें क्योंकि बहुत सारे ईयर्स और डेट्स भी हैं, तो एक्ट्स हैं जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा। अब तो वो चैप्टर हट गया, वो चैप्टर हट गया। ये लकी लोग हैं। लेकिन फिर भी है, बायोडाइवर्सिटी है और बहुत डेटा है उसमें। तो उसके लिए कोई तुम्हारी तरफ से कोई हैक है ऐसा कि एक बार में याद हो जाए? उसके लिए फ्रैंकली मुझे सॉर्ट आउट नहीं हुआ था कि ये एक बार में कैसे याद होता है। मैंने उसके नोट्स ही बनाए थे। मैंने अपनी पूरे रूम की दीवार भर दी थी। अच्छा। लिटरली उन टॉपिक्स के साथ जो मुझे याद नहीं होते थे। केमिस्ट्री में भी थे वो, हम आगे बात करेंगे। केमिस्ट्री में भी थे वो टॉपिक्स। बायो में डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी, ये 2 यूनिट्स थे जिनको मैंने नोट्स की फॉर्म में लिख के दीवार पे चिपका रखा था। और फिर मैं वो रिवाइज करती थी। जैसे पाई चार्ट्स दे रखे हैं उस यूनिट में बहुत ज़्यादा, तो वो पाई चार्ट से भी पूछ लेते हैं।
तो मैं पाई चार्ट ड्रॉ करके दीवार पे बड़ा ड्रॉ करके अच्छा। लगा लो पेपर पे। फिर टहलते टहलते अपना रिवीजन चलता चला जा रहा है। सुबह उठे तुम्हें 5 मिनट लगेंगे वो यूनिट रिवाइज करने में, अगर नोट्स तुम्हारे सामने हो। राइट, तुमने पूरा खोल के रख दिया। हाँ। ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। और काफी लोग जो परेशान रहते हैं ना कि तुरंत याद चाहिए उनको, ऐसा होता नहीं है। वो तुरंत याद होता ही नहीं है, हो ही नहीं वो सकता। तुरंत क्या, वो 4 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता है। वो बहुत बार रीड करा था मैंने तो। राइट, तो मल्टीपल रीडिंग इज द ओनली सॉल्यूशन टू इट। फॉर ठीक मी है। इट वाज। हाँ, नहीं ये इन जनरल भी यही चलता है। उसके अलावा आई थिंक एमसीक्यूज हेल्प यू बिकॉज वंस यू हैव सीन इन दैट पैटर्न की दिस ऑप्शन वाज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो स्टेटमेंट एज सच याद हो जाती है कहीं ना कहीं। राइट। तो एमसीक्यूज भी जितनी बार हम सॉल्व करेंगे तो वो दैट विल हेल्प इन द चैप्टर वो अंडरस्टैंडिंग। बैठ जाती है मेमोरी, एक हाँ, स्ट्रेंथ आ वो जाती बैठ है जाती है। राइट, ठीक है। तो अच्छा, एक बार बुक पे आते हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करी? हाँ, इसके सिवा और कहीं यहाँ वहाँ किताबों पे नहीं घूम रहे थे? नहीं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। स्ट्रिक्टली बायोलॉजी, स्ट्रिक्टली तीनों सब्जेक्ट स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी आर फॉलोड। ओके, अच्छा एक चीज़ और, काफ़ी लोग ऐसा पूछते हैं कि एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत वेग है, मतलब ऐसा कुछ फिक्स है नहीं, फिर भी क्योंकि ऑडियंस ये भी जानना चाहती है, तो तुमने कितनी बार पढ़ी होगी एनसीईआरटी? जो चैप्टर्स तो मुझे इजी लगे होंगे आई थिंक मिनिमम 3 बार तो उनकी भी पढ़ी होगी। क्योंकि क्या होता है, एक बार एनसीईआरटी में तब पढ़ रही थी जब पहली बार चैप्टर हो रहा है क्लास में साथ साथ। दूसरी बार एनसीईआरटी तब पढ़ी जब उसका टेस्ट हुआ। बायोलॉजी में मैं क्या करती थी, कोई भी टेस्ट हो मैं हमेशा चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करती थी ताकि अच्छा। रेपिटेशन मिले। तो यार इसमें नहीं फंसे कभी? कोई मेजर टेस्ट पढ़ा, पता चला उसमें 8 चैप्टर आ रहे हैं, तो 8 चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ते नहीं, थे? फिर उस टाइम ऑब्वियसली मिस आउट होता था, बट ये मेरी कोशिश रहती थी कि मैं एनसीईआरटी रीड कर लूं ताकि रिपीट हो जाए, क्योंकि जितनी बार रिपीट होगा वो बैठता जाएगा दिमाग में। तो आई थिंक मैंने अप्रोक्सीमेटली 5-6 बार तो पढ़ा होगा हर एनसीईआरटी पढ़ी होगी, चैप्टर। राइट। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम पहली बार पढ़ते हैं ना, हमको पूरी किताब इंपॉर्टेंट लगती है। हाँ। फिर हम पूरी किताब हाईलाइट कर जाते हैं, फिर समझ ही नहीं आता मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या। और इसके लिए कोई सजेशन दो? इसके लिए सजेशन यही है, मेरे तो नोट्स बहुत हेल्प करते थे मुझे, क्योंकि हमें ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा देते थे वो नोट्स में। उसके आसपास की चीज़ें फिर हम देख लेते थे कि याद करने लायक है या नहीं है। सजेशन तो यही रहेगा कि सॉर्ट आउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, इन चीज़ों से पता लगता है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। राइट। और एक पढ़ते हुए खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बनता जाता है कि ये टॉपिक इस चैप्टर के हिसाब से ज़्यादा रिलेवेंट है। राइट। फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजी में ईयर्स इम्पॉर्टेंट हैं, बट बाकी जो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे ना वो। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टू सॉर्ट आउट कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रायोरिटाइज हमको बेसिकली हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। अब अगर मैं नीट के पिछले दिन बैठ के अगर मैं वो ईयर्स रटने में बैठती तो मेरा पूरा सिलेबस निकल जाता मेरे दिमाग से। तो इसीलिए वो प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट है। गॉट इट। तो बायो पे हमने काफ़ी सारी बातें करी। इसके पहले मैं दूसरे सब्जेक्ट पे चलूँ। एक प्रॉब्लम होती है, हम जब पढ़ रहे होते हैं 11th-12th के टाइम फ्रेम में, इनफैक्ट कोई ड्रॉप भी कर रहा है उस ईयर में भी, बहुत भारी समस्या आती है बैकलॉग की। हाँ। कि मान लो यार कोई भी इंसान 100% रेगुलर तो नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो गलती से बीमार पड़ ही सकता है। या मान लो कोई ऐसा फंक्शन आ गया कि 3-4 दिन की क्लासेस छूट गई। अब इस चक्कर में जब वो 5वें दिन क्लास जाएगा 4 दिन क्लास छोड़ के, तो करंटली कुछ चल रहा होगा 4 दिन का बैकलॉग। इसमें बच्चे क्या फंसते हैं, बैकलॉग करने के लिए करंट क्लास छोड़ते हैं और फिर एक लूप में फंस जाते हैं जिससे बहुत कम लोग निकल पाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ? मेरी बहुत गंदी आदत थी प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा, मेरी 11 तो इस पे बहुत इलाबोरेट करना। हाँ मेरा 11th स्टैंडर्ड आई कैन टेल यू कि जब मेरी 11th ख़त्म हुई थी, मेरे को अपनी सेकेंड टर्म का कुछ अता पता नहीं था कि मेरी सेकेंड टर्म कैसे निकल गई। और 11th के ख़त्म होने पे मेरे को याद है मेरे मॉक टेस्ट में 450 आए हैं। और उस टाइम मुझे लग रहा था कि ये ऐसा पहली बार कोई टॉपर कह रहा है, क्योंकि आज तक जो भी मैंने इंटरव्यूज लिए उसमें लोग बोल रहे थे यार मेरे जो है लोवेस्ट स्कोर 650 था। यहाँ कमेंट आते यार यहाँ तो हमारा हाईएस्ट जाता है। मेरा ठीक है, मैक्सिमम 700 has crossed only 3 times during those 2 years. And my maximum score was my NEET score. That was the best score. But my minimum score is 450, which I'm telling because it can be helpful to many people. Because you need motivation, right? So क्या हुआ था कि सेकेंड टर्म की फिजिक्स स्पेशली ने मुझे बहुत तंग करा था। उस चक्कर में आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी फिजिक्स
मुझे समझ नहीं आते थे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये कैसी दुविधा है। क्लास में आंसर दे रही हूँ बट पेपर में आंसर नहीं निकल रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा कुछ है, मैं कुछ और निकाल रही हूँ। काफ़ी बच्चों के साथ ये काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। और फिर 11th के एंड में तो मैं बहुत डिमोरलाइज हो गई थी कि मेरा नीट कैसे होगा। बट देन माई टीचर्स डेफिनेटली हेल्प मी। एंड +2 में फिर मैंने ऐसा स्ट्रैटेजी बना लिया था कि रोज़ का काम रोज़ करना है। जो चीज़ लाइक द फर्स्ट चैप्टर वाज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल, तो जिस दिन हमें वो शुरू कराया गया, मेरे को याद है मेरी पहला लेक्चर हुआ सॉलिड स्टेट +2 का। उस दिन जाके घर पे पढ़ा, NCERT से पढ़ा, नोट से पढ़ा, ढंग से पढ़ाई करी उसकी। उसी दिन याद करना है उसको। अच्छा, ये 11th में नहीं कर रहे थे? ये 11th में नहीं कर रही थी। Okay. क्योंकि 11th स्टैंडर्ड तो मेरा यही सॉर्ट आउट करने में निकल गया था कि पढ़ाई करनी कैसे है। कोचिंग जा रहे हो, स्कूल का देख रहे हो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें सिर्फ MCQs हैं, पर पढ़ तुम थ्योरी रहे हो, तो पढ़ाई करनी कैसे है, उस चीज़ में मेरे को बहुत टाइम लग गया था। +2 में मेरे को फाइनली थैंकफुली मेरे को पता लग गया था कि कैसे पढ़ाई करनी है। बट +2 में स्टिल प्रोक्रेस्टिनेशन होता था क्योंकि मी बीइंग मी वाज लेजी एट सम लेवल। तो उसके लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज वीकेंड गोल्स, राइट, कि एक वीक का पूरा काम उसके वीकेंड तक मैक्सिमम इलोंगेट होना चाहिए, उसके बियॉन्ड इट शुड नॉट एक्सटेंड। संडे तक वो काम खत्म होना चाहिए। और उसके लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जो क्लास का काम है, घर जाकर सबसे पहले प्रायोरिटाइज दैट, बिकॉज एज यू सेड अगर हम पिछला काम करने के लिए प्रेजेंट वर्क को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो इकट्ठा होता जाएगा, वो पाइल कलेक्ट होता जाएगा जो नहीं करना होता। तो पहले प्रायोरिटाइज व्हाट इज बीइंग डन इन द लेक्चर बिकॉज दैट इज फ्रेश इन योर माइंड एंड वो तुम्हें उस टाइम ज़्यादा जल्दी याद होगा दैन योर प्रीवियस बैकलॉग वाला काम। ऑब्वियसली हाँ, तो अगर रात तक 10 बजे तक भी इफ यू आर डन विद योर क्लासेस, you still have 7 hours of sleep and you can wake up at 5 AM. सुबह के 3 घंटे निकाल के over 1 week you can come over a backlog. That is what I used to do. I remember I've like woken up till 3 AM straight क्योंकि मेरा क्लास का काम ही नहीं खत्म हुआ है, बट फिर सुबह क्लास जाके उसका काम खत्म करके रात को बैकलॉग कवर करे हैं। तो वो बैकलॉग इकट्ठा करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, बट उससे बाहर आना इज नॉट टफ इफ यू आर अप टू इट, राइट। यू हैव टू सी कि तुम क्लास का काम पहले करो, उसके बाद तुम्हारे दिन में अगर 1 घंटा भी बच रहा है उस 1 घंटे में कवर द बैकलॉग का टॉपिक। एक टॉपिक भी हो रहा है कर लो, राइट, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। राइट। तो बैकलॉग में बस फंसे नहीं रहना, उसको बहुत हिसाब से प्लान आउट करना है। और मेरे साथ ये भी होता था कि मैं टाइम टेबल बनाती थी, अगले दिन मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं उसको फॉलो करूं, मेरे को कुछ और पढ़ना है। मैंने फिजिक्स लिखी है बट मुझे बायो पढ़नी है। और सबसे अच्छा तो ये होता था मुझे बायो पसंद थी और कभी मेरे गंदे नंबर आते थे, मन नहीं कर रहा होता तो मैं बायो पढ़ लेती थी ताकि सिलेबस भी हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो और मूड भी ठीक हो जाए। तो फिर बायो पढ़ लेती थी, उसका कवर हो जाता था। ये तुमने टाइम टेबल की बात कही, तो ऐसा ना काफ़ी लोग टाइम टेबल बनाते भी हैं। हाँ। कि सुबह हमें 5 बजे उठना है और इसके बाद 15 मिनट में फ्रेश होके पढ़ने बैठेंगे और 7 बजे तक लगातार पढ़ेंगे। हाँ, फिर एक दिन पता चलता है कि उठ ही नहीं पाए, 7 बजे आँख खुल रही है। हाँ। फिर पूरा दिन इसी स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारा दिन तो बर्बाद हो गया। ये वाली प्रॉब्लम कभी आई है? ऐसी नहीं आई है, मतलब मेरा टाइम टेबल लाइक मैं जो भी लिखती थी इट डिड नॉट मैटर। मेरा टाइम टेबल यूज्ड टू रोटेट अराउंड 3 वाइटल थिंग्स ऑफ माय लाइफ एट दैट पॉइंट। ओके, दैट वाज 7 hours ऑफ स्लीप एवरी डे। ये मस्ट है बिकॉज मेरे लिए है, जिनके लिए जितने आवर्स ऑफ स्लीप इज स्टैंडर्ड दे शुड टेक इट। स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं एक्चुअली बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे ने इस चक्कर में पढ़ के कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि रिटेंशन ही नहीं हो पाता अगर सो ही नहीं पा रहे हो तो। राइट। फ्रैंकली व्हाट आई यूज्ड टू थिंक वाज, व्हाट आई स्टिल थिंक इज 24 घंटे हैं दिन में, राइट, 7 घंटे तो मुझे सोना ही सोना है। 17 घंटे बचे, 17 घंटे में से इफ आई टेक आउट 3 hours फॉर माई 3 meals आई स्टिल हैव 14 hours। 14 hours में से if I still take out 6 hours of my classes, I still have 8 hours, which is more than enough for a daily basis self study. Right, absolutely. So even if I take out 1 hour for distractions, I have 7 hours. हाँ, तो बहुत कम हो जाता है 7 घंटे। बहुत प्यारा तुमने क्वांटाइजेशन ऑफ टाइम किया है। यही करती थी मैं। अब इसको अगर मैं 5 AM to 8 AM लिखती थी तो वो नहीं होता था। और मैं हर रोज नया टाइम टेबल बनाया फ्रैंकली, और रोज सॉफ्ट बोर्ड पे चिपकाया और रोज फाड़ा है। अच्छा। तो फिर मैंने बनाने छोड़ दिए थे कि अब मैं सिर्फ टॉपिक लिखूंगी, वीकेंड तक स्क्रैच आउट करने हैं टॉपिक्स, जो जो हो रखा है, ये इस पूरे हफ्ते का गोल है। क्योंकि डेली बेसिस पे हम नहीं, एटलीस्ट मैं आई वुड नॉट ऐसे
न्यूमेरिकली कॉन्फ़िगर कि मैं नहीं, ये सब करूंगी। बहुत जेन्युइन केस है बिकॉज ये मैक्सिमम लोग इसी लूप में ही रहते हैं। बड़ा अच्छा सॉल्यूशन निकाला तुमने। अच्छा, इन सॉल्यूशंस के लिए ना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे यहाँ पर बच्चे कोई परेशान होते हैं, सर्च करते हैं कि मोटिवेशन फॉर नीट, है ना, कि हाउ टू क्रैक नीट इमीडिएटली, कि अभी उठे अभी पढ़ना शुरू किए, कल पेपर है क्रैक हो जाए। तो खैर वो तो चलो जोक से पार्ट। मोटिवेशन का सोर्स क्या रहा इस पूरे प्रिपरेशन टाइम फ्रेम में? मेरा मोटिवेशन का सोर्स ये था कि मैंने काफ़ी लाइक आई सेड आई प्ले बास्केटबॉल, आई डांस, मेरी हॉबीज़ हैं। आई वॉज अ वेरी पार्टिसिपेटिव स्टूडेंट टिल 9th 10th में लॉकडाउन हो गया, राइट, इट वॉज अ 20 बैच। तो 11th में माई पेरेंट्स स्ट्रेट ऑफ टोल्ड मी कि अगर नीट देना है तो यू हैव टू बी पूरा डिटरमाइंड टूवर्ड्स इट, लाइक आपको नीट देना है, दैट मीन्स दैट इज अ करियर मेकिंग डिसीजन, राइट। तो फिर यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो फिर आई बिकेम लेस पार्टिसिपेटिव, स्कूल जाना कम हो गया, मेरी गेम छोड़ दी मैंने। 2 साल मैंने गेम बहुत कम खेली है। मैं गेम तब खेलती थी जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती थी। मैं डांस, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई जर्नी आई स्टार्टेड डांसिंग एवरी डे फॉर 1 hour शाम को, बिकॉज स्ट्रेस बढ़ता जाता है जैसे जैसे नीट पास आता है ना। आई यूज दिस टू वेंट माई सेल्फ कि भाई कहीं तो स्ट्रेस निकले। तो फिर मैं रोज़ 1 घंटा डांस करती थी। बट उसके अलावा लाइक आई प्लेड बास्केटबॉल पहले इन माई स्कूल टीम। आई लेफ्ट माई स्कूल टीम 2 साल, एंड वो सब दैट वॉज अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन कि वट एवर आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग दैट शुड बी वर्थ इट। कि इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम ना, कि 2 साल मैंने ये भी नहीं करा, मजे भी नहीं करे और पढ़ाई भी नहीं करी, तो करा क्या है फिर। तो फिर दैट वाज अ ह्यूज सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सैक्रिफाइसेस को वर्थ इट बनाया तुमने बेसिकली, ठीक है। मतलब ओवरऑल कि तुमने बाहर मोटिवेशन नहीं खोजा, अपने अंदर ही जो है इनकलकेट किया उस चीज़ को। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा बहुत बार होता है कि बाहर से मोटिवेशन नहीं मिलती है। मतलब तुम्हें बहुत बार लगेगा जर्नी के टाइम पे कि तुम अकेले हो, तुम्हारे जैसा किसी का हाल ही नहीं है दुनिया में। मुझे लगता था कि मुझे ही फिजिक्स गंदी लगती है, इस पूरी दुनिया में सबको फिजिक्स समझ आ रही है, सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो बहुत लोग रिलेट कर लेंगे। और हाँ, मुझे फिजिक्स से नफरत थी, बट देन करनी थी क्योंकि नीट देना था, क्योंकि डॉक्टर बनना है। तो फिर उसके लिए भी निकाला तरीका। हम आते हैं इसके और फिजिक्स पे तो हम दुखती रह गए नीट एस्पिरेंट्स की, इसमें तो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब तुमने नीट के स्कोर्स की भी बात करी, हम सब्जेक्ट पे भी चलते हैं थोड़ी देर में। तुमने कहा कि तुम्हारा लोवेस्ट स्कोर 450 गया था, है ना। काफ़ी सारे बच्चे जब मॉक टेस्ट देने बैठते हैं, एक तो बच्चे गलती सबसे बड़ी ये करते हैं ना कि कुछ बच्चे मॉक से भागते रहते हैं कि मान लो 5 चैप्टर आ रहे हैं, तुम्हारे 4 पूरे हैं, तो बोलेंगे यार 1 चैप्टर पूरा नहीं, ये मॉक हम छोड़ देते हैं क्योंकि नंबर कम आ जाएगा। ये वाली एक प्रॉब्लम है। हम इस पे एक एक करके तुम इलाबोरेट करना। दूसरी प्रॉब्लम ये कि जब स्कोर में अप तो चल रहा है तब बड़ा मजा आ रहा है, एक बार डाउन हुआ फिर लगता है अब मुझे मॉक ही नहीं देना। 2-3 मॉक में सिर्फ स्किप किया, फिर पता चला अगले में और गिर गया स्कोर। तो यार इस वाले ओवरऑल सिचुएशन को, इन दोनों पॉइंट्स पे थोड़ा इलाबोरेट करना कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज गिविंग अ मॉक टेस्ट, बी इट सिलेबस कंप्लीट हुआ हो पूरा 100% या 95% हुआ हो, एंड सेकंड इज हाउ टू मैनेज दीज अप्स एंड डाउन्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जितना मर्जी पढ़ लो, यू कैन नॉट एनालाइज व्हाट यू हैव लर्नड अंटिल यू टेस्ट इट, राइट। तो साइंस पढ़ रहे हो, एक्सपेरिमेंटेशन तो वैसे इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सीधी सी बात है, नीट इज एन एग्जाम दैट रिक्वायर्स 50% कॉन्फिडेंस एंड 50% प्रिपरेशन। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, योर प्रिपरेशन विल नॉट हेल्प यू। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मॉक टेस्ट देकर। मैंने आज कुछ पढ़ा, महीने बाद मैं उसका टेस्ट दे रही हूँ और उसमें नंबर ला पा रही हूँ, दैट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस। एब्सोल्युटली। कि महीने पहले पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट आई कुड रिवाइज कल एंड गिव अ मॉक टेस्ट सक्सेसफुली। दूसरी बात, मॉक टेस्ट देने इस तरीके से होते हैं, मैंने ये स्ट्रैटेजी बना ली थी कि मैं मॉक टेस्ट देते हुए खुद को नीट वाले प्रेशर में डालूंगी। आई यूज्ड टू राइट एवरी एग्जाम एज आई एम राइटिंग नीट, बट उसका रिजल्ट आई डिड नॉट लेट दैट अफेक्ट मी, कि जो भी रिजल्ट आए दिस वाज नॉट नीट, राइट। कि व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम, पुट दैट मेंटल प्रेशर ऑन योरसेल्फ कि ये नीट है, बट इसका रिजल्ट इज नॉट नीट, इसका रिजल्ट डज नॉट स्टैंड एनीवेयर, इट इज ओनली फॉर यू एंड योर इम्प्रूवमेंट। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट की मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आई मेड एन एरर नोटबुक। आई डिड दैट वेरी लेट इन माई प्रिपरेशन।
इवन तो मेरे टीचर्स ने काफ़ी पहले बोल दिया था, बट मैंने काफ़ी लेट करा था। ऐसा हम भी बोलते रहते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे आलसी इतने होते हैं ना कि कौन लिखेगा यार हल गलती हाँ, को। वो लगता है, बट एरर नोटबुक इज द बेस्ट वे टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। तुम जब टेस्ट दे के आए हो, टेस्ट देते ही पता लग जाता है कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता था, किसमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। तो उसी दिन जाके तो पहले लाइक सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। व्हाई डिड यू चूज दोस 10 क्वेश्चंस, व्हाई कुडंट यू डू द अदर 5? तो वो चीज़ एनालाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर वो 5 मेन सेक्शन ए में आ गए फिर तो करने पड़ेंगे। तो इसीलिए स्पेशली फिजिक्स में मैंने क्या करना शुरू कर दिया था टुवर्ड्स द एंड मार्च अप्रैल वाले मंथ्स में आफ्टर माई बोर्ड्स, इज दैट आई मेड एन एरर नोटबुक विच इज़ प्रिटी लेट बट इट हेल्प मी अलॉट। तो जिस दिन टेस्ट होता था घर जाकर हमें आंसर की मिल जाती थी, हम मार्क्स एनालाइज कर लेते थे। घर जाकर सपोज फिजिक्स मेरी वीक थी तो मैं हर टेस्ट का फिजिक्स का पूरा सेक्शन ए एंड बी घर जाकर दोबारा सॉल्व करती थी सब्जेक्टिव फॉर्म में, ओके, सो दैट आई कुड नो कि मुझे कॉन्सेप्ट आता भी है नहीं। और जहाँ मैं अटकती थी नोट्स खोलकर वो कॉन्सेप्ट पढ़कर लिखती थी ताकि मुझे वो उस दिन याद हो जाए, उसके फॉर्मूला। उसके अलावा क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ओके, दैट विल इम्प्रूव यू। तो ये एरर नोटबुक का काम होता है कि तुम वो कॉन्सेप्ट लिखो, जो क्वेश्चन अटका उसको देखो और उसके और क्वेश्चन करो। गॉट इट। ये होता है एरर नोटबुक का काम। ये मॉक टेस्ट की एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो मॉक टेस्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एरर नोटबुक हेल्प्स अ लॉट, एंड उसको एक रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि यू गेट श्योर ऑफ द फैक्ट कि जो क्वेश्चंस आपके हफ्ते पहले गलत हो रहे थे नाउ यू कैन गेट देम राइट अगर वो नीट में आए। दूसरी चीज़ आई बिलीव इज द मोर मिस्टेक्स यू मेड ड्यूरिंग योर प्रेपरेटरी फेज द लेस इट इज़ अप टू यू कि तुम नीट में वो गलतियाँ करोगे। हाँ, ऐसा कहते हैं ना कि एक गलती को 2-3 बार कर लो, लेकिन चौथी बार जो है इसको फिर बचना नहीं चाहिए। नहीं बचना चाहिए, राइट। तो मेरी गलतियाँ होती थी तो मैं आई यूज्ड टू सी कि कहाँ गलती हो रही है, और जब वो क्वेश्चन हो जाता तो खुशी होती है अंदर से कि अगर ये सेम क्वेश्चन नीट में आ गया तो ये तो मेरा गलत नहीं होने वाला, नहीं हो सकता, ये नंबर तो पक्के हैं, ऐसे होता था। दूसरी चीज़ ये होती थी कि मेरे जो मार्क्स होते थे कभी स्टेगनेंट तो रहे नहीं है, ऑब्वियसली मिनिमम 450 था, मैक्सिमम 710 था, तो इतनी बड़ी रेंज में मार्क्स आते थे। एंड इवन मेरा जो 5th May को आई रिमेंबर माई नीट वॉज ऑन 7th May, my last mock test was on 5th May. Okay. I scored 650 in that. अच्छा, I scored 650 in that. काफी स्ट्रेस दिया होगा इस मॉक ने फिर? नहीं, कुछ नहीं दिया। वही तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उस महीने में मैंने हर रोज मॉक टेस्ट दिया है, which means मैंने हर रोज नीट दिया है। और 5 मई तक आते आते मेरा इतना मेंटल स्ट्रेंथ बन चुका था कि मेरे मॉक टेस्ट के नंबर मेरे नीट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करने वाले हैं। जितने मर्जी नंबर आए मुझे सिर्फ इम्प्रूव करना है, राइट। तो उस 650 वाले टेस्ट में भी जो गलतियां हुई थी वो भी इम्प्रूव करी मैंने, एक दिन में कर ली, देख ली गलतियां और नीट दिया था। तो मॉक टेस्ट ऐसे ही हेल्प करता है, इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा तुम्हारे लो मार्क्स, एज आई सेड, यू शुड लर्न हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर, क्योंकि when you start to learn to handle that pressure you will get over your fear of giving an exam, right. और जब डर नहीं लगेगा तो नीट में कॉन्फिडेंस आएगा। तो तुम्हारी तो आदत ही होगी कि ले आओ यार नीट का भी पेपर है, ले ही आओ। हाँ, मेरे लिए तो रोज का है, बस पेपर ले आओ, अटेंड करना है। एग्जैक्टली, लास्ट मंथ में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रोज मॉक टेस्ट दिए जाएं। मतलब हम सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेते थे बीच में, हमारे रोज मॉक टेस्ट होते थे और उनका रोज एनालिसिस करते थे, पढ़ाई करते थे उसके हिसाब से कि अच्छा इस मॉक, क्योंकि लास्ट मंथ तक व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स इज कि हमारा सिलेबस प्रिपेयर हो जाए। अप्रैल के महीने में प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, फिर भी अगर नहीं हुई है तो साथ साथ ख़त्म कर लो उसको एज सुन एज यू कैन। लास्ट मंथ में मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एरर एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट पे हेल्प करता है और डेली बेसिस इम्प्रूवमेंट will help you get over your fear of giving an exam and नीट में automatically confidence boost होगा। इसके अलावा अगर प्रिपरेशन नहीं भी हुआ है, सपोज 10 चैप्टर में से 9 चैप्टर हुए हैं, एक नहीं भी हुआ है, 5 हुए, 5 नहीं हुए हैं, still give the exam. Don't be afraid of the result already before giving an exam. Analyze कि तुम्हें बिना पढ़े भी कितना आता है, because that will also help you in some ways.
तो ओवरऑल पेपर छोड़ना नहीं है, नहीं कुछ भी हो छोड़ना, जाए। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस पर हमने काफ़ी डिटेल्ड बात करी। हम मॉक टेस्ट एनालिसिस पे भी आएंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले एक बार नीट एस्पिरेंट की दुखती रग पे चलते हैं जो तुम्हें भी काफ़ी परेशान किया है, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में ओवरऑल ना तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जो बच्चे हमसे पूछते रहते हैं। वो सवाल तुम्हारे सामने, पहला सबसे कॉमन सवाल, सर पहली बात जो पढ़ रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, सर पढ़ लिया, समझ लिया, कॉन्सेप्ट आ गए, मॉड्यूल नहीं बन रही। दूसरी प्रॉब्लम, सर मॉड्यूल भी बन गई, पेपर ही नहीं बन पा रहा। तो ये तीनों ही सिनेरियोज को कैसे हैंडल करना है, एक बार अपने डिटेल में समझाओ, तुमने क्या किया? देखो, पहले तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया। कई बार तो हम डिल्यूजन में ले जाते हैं कि आ गया समझ, फिजिक्स तो आ गई मुझे, ये तो आती है, बट नहीं, ऑनेस्ट रहना पड़ता है। तो क्लास में अटेंटिवली सुनना, नोट्स बनाना इज द वेरी बेसिक स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। और नहीं समझ आया तो उसी टाइम उसका डाउट पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आसपास की क्लास क्या सोचेगी कि मैंने ये डाउट पूछ लिया, बट तुम्हें ये याद रखना कि नीट तुमने लिखना है, उस क्लास ने नहीं लिखना। तो यू हैव टू बी अवेयर कि तुम्हें क्या आया, नहीं आया, एंड आस्क दोज डाउट्स वहीं पर। तो वो होती है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का, कि वो फेज खत्म, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन या वीडियो देख लिया, कोई लेक्चर सुन लिया। दूसरी चीज़ MCQs बनाना। मेरे को फिजिक्स में स्टार्टिंग में नंबर इजी चैप्टर्स में आ जाते थे, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल चैप्टर्स में कम होने लग गए, तो फिर मैं थोड़ी मैथमेटिकल अप्रोच ले लेती थी, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, कि अगर मुझे कॉन्सेप्ट अगर फॉर एग्जाम्पल समझ नहीं भी आया है, एटलीस्ट आई नो द फॉर्मूला, ताकि डेटा दिया है, मेरे पास फॉर्मूला है, आई सिंपली पुट इट इन एंड गेट माई आंसर। उसके अलावा फिजिक्स में MCQs जितने ज़्यादा सॉल्व होंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स ही आते हैं फिजिक्स में, तो फिर जितने ज़्यादा MCQs हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी, वो उतना ज़्यादा हम बेटर होते जाएंगे उसमें। एंड कई बार तो फिजिक्स में ये होता है, मेरे साथ क्या होता था, एग्जाम देते समय जो MCQ नहीं निकला, घर जाके ऐसे निकल गया। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो फियर बना हुआ है कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आई, तो मैं दूसरी बार पढ़ने का ट्राई भी नहीं करूंगी कि इस पे टाइम वेस्ट ही क्यों करना। एटलीस्ट रीड अ स्टेटमेंट ट्वाइस फिजिक्स के लिए, try to get it in a diagrammatic form, try to get the values separate out of a question, then solve it. That will help a lot. और मेरे को रियलाइज हुआ था अप्रैल 2023, दैट इज 1 month बिफोर माई नीट, कि पूरे 2 साल मैंने सिर्फ फिजिक्स का फोबिया बनाया था अपने दिमाग में, कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझसे फिजिक्स नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बट जब मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे और मैंने रियलाइज करा कि वहां पर नहीं हो रहे, घर आके क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये क्या सीन है। ये इनफैक्ट ना सारे सब्जेक्ट में होता है बच्चों के साथ, काफी बार होता है, खाली फिजिक्स ही नहीं, कि यार ये तो काफी बार हम OMR भरते वक्त याद आता है, अरे यार ये तो ऐसे होना चाहिए था, पर गलत फिल कर दिया, फिर गलत फिल कर दिया। तो वो एग्जाम में वही प्रेशर हैंडलिंग, अगेन जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उसको ओवरकम करने के लिए उसको इतना पढ़ो कि वो तुम्हारी आदत बन जाए कि ये सब्जेक्ट तो मेरे को आता है, ये नहीं आता था बट मैंने इतनी बार पढ़ लिया है कि माई एफर्ट शुड काउंट और मुझे आता है अब। तो वो कॉन्फिडेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, बिफोर गिविंग एन एग्जाम आई यूज्ड टू से टू माई सेल्फ वाज कि मेरा एग्जाम अच्छा होगा, मैंने पढ़ा है, मैंने तैयारी करी है, मुझे सब आता है, इवन तो मुझे नहीं आता है बट मुझे सब आता है, मैं अच्छा लिख के आऊँगी। खुद को सेल्फ मोटिवेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा साइकोलॉजी व्हाइल गिविंग एन एग्जाम इज हैविंग अ ह्यूज रोल इन दैट। मेरे हिसाब से तो वही सबसे क्रिटिकल फैक्टर है, सबसे क्रिटिकल फैक्टर बाकी करोगे क्या अगर भरोसा ही नहीं खुद पे, तो भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। राइट। तो ये साइकी वाला गेम तुमने खेला अपने, और तुमने कहा भी 50% कॉन्फिडेंस है और 50% प्रिपरेशन, ठीक है। फिजिक्स में हाउ इम्पोर्टेंट आर NCERT एक्सरसाइजेस, द NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज टू रीड NCERT ऑफ फिजिक्स? See, I would say I've read the NCERT 11th की only once, क्योंकि मुझे चैप्टर्स बड़े गंदे लगते थे। ये सभी कैसा कहते हैं, बड़ा गंदा लिखा भी गया, ऐसा मानना है सब, क्योंकि बहुत लंबे चैप्टर्स हैं, बहुत थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, तो उनमें क्या करना होता है, एक बार पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड्स में, पॉइंट्स टू पॉन्डर, द पॉइंट्स टू पॉन्डर एट द एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन वाले पॉइंट्स बहुत अच्छे दे रखे हैं NCERT में, वो आई वुड से कि बार बार पढ़ो, उससे रिवीजन अच्छा होता है, और इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर लो ताकि अगली बार किताब खोलो तो बस रंग बिरंगी लाइनें पढ़नी है और उसके बाद ख़त्म। उसके अलावा इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स मुझे फ्रैंकली बैक एक्सरसाइज से बेटर लगते थे,
क्योंकि वो मेरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा इवॉल्व करवाते थे। किए हैं मतलब तुमने सारे? हाँ, मैंने क्वेश्चंस करे हैं, एटलीस्ट एक बार तो अटेम्प्ट करे हैं। +2 में क्योंकि बोर्ड्स थे तो मैंने एनसीईआरटी एक से ज़्यादा बार अटेम्प्ट करी है फिजिक्स की, बट +1 में सिर्फ एक बार करी है, इतना मेरे को याद है। क्योंकि उसके अलावा मैं एमसीक्यूज करती थी, क्योंकि नीड बेस्ड अप्रोच रहती थी मेरी फिजिक्स को लेकर, तो मैं ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करती थी, सिर्फ एमसीक्यूज करती थी। ठीक है। अब एज सच एमसीक्यू के लिए कोई बुक रिकमेंड करोगे जो तुमने फॉलो करी, या सिर्फ कोचिंग के मॉड्यूल्स? कोचिंग के मॉड्यूल्स बस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। I dare not use an extra book for physics. It was enough for me to complete my physics के modules only. एक तो वैसे परेशान थे, हाँ. पर चला और 4 किताब ले आए, है ना? ठीक है, तो स्टिकिंग टू योर कोचिंग मॉड्यूल्स एंड मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी भी तुमने थॉरोली किया एकदम, ठीक है, मतलब पढ़ लेना चाहिए एक बार। पढ़ लेना चाहिए, मतलब it's foolishness to neglect NCERT. हाँ, जब बोला गया कि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, जब सब लोग कह ही रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, तो एक बार तो दर्शन कर ही लो, एक बार देख लेना चाहिए क्या है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ के ऊपर हम आते हैं। जब हम एमसीक्यूज लगाने बैठते हैं, ये किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, इन जनरल बताना, हमारे सामने मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, पहले हमने देखा पढ़ा सा लग रहा है लेकिन हिट नहीं कर रहा उसी टाइम पे, ये करते कैसे? दूसरा पढ़ा, देखा ही नहीं ये चीज़ तो। तीसरा पढ़ा, फॉर्मूला भूल गए। चौथा पढ़ा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिक्स है, जो तुम्हारा वीकेस्ट पार्ट है। अब जब बच्चा 5वें पे आता है तो मैक्सिमम बच्चों के साथ वो 5वां क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। ऐसा काफ़ी बार एक्चुअल एग्जाम में भी हो जाता है, ये लाइन से टफ क्वेश्चन आ गए, और एग्जामिनर ना पेपर सेटिंग के वक्त भी साइकी चेक करता है कि लाइन से 2 टफ डाल दिया, अब तीसरा उसका गलत हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, सारे सब्जेक्ट इन जनरल, कैसे इसको संभालें इस सिचुएशन को? ऐसी सिचुएशंस में मैं क्या करती थी कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया जिसकी स्टेटमेंट पढ़ के मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं आता कॉन्सेप्ट, तो ट्राई टू रिकॉल, जितना ज़्यादा रिकॉल कर सकते हो। मतलब उसमें मैं तो ऐसे आई यूज्ड टू गो बैक इन माई माइंड कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये टॉपिक मैंने कहाँ पढ़ा है, किस चैप्टर में पढ़ा है, उस चैप्टर में और क्या टॉपिक्स थे जो इससे रिलेट हो रहे हैं, मेरे नोट्स में मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, मुझे कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो नहीं आ रहा देन यू कैन नॉट हेल्प इट, बट अगर आ रहा है देन इट इज़ गुड। तो वही है कि जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि आपने वो टॉपिक कहाँ पढ़ा है। मान लो कुछ नहीं हुआ तो बस छोड़ के आगे बढ़े, फिर और कुछ बचता नहीं है, बचता भी नहीं है, प्रैक्टिकली और कुछ नहीं पॉसिबल। राइट। तो इस टाइम पे प्रेशर हैंडलिंग जो क्राइसिस हुआ, हाँ, तो ऐसा तुम्हारे साथ होता था कभी, ये जो मैंने सिचुएशन बताई? हाँ, ये सिचुएशन ऐसे 5 क्वेश्चंस की तो नहीं होती थी, बट 2-3 क्वेश्चंस के बीच में हो जाती है। तो प्रेशर हैंडलिंग इसमें यही होती है कि फिर उस टाइम पे यू जस्ट हैव टू गो फॉर द मार्क्स। तुम्हें सिर्फ यही सोचना है कि जितने मैक्सिमम मार्क्स मैं ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, मुझे उनके लिए ही जाना है। एंड बीच में मुश्किल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आई विल लुक एट देम आफ्टरवर्ड्स। अब एटलीस्ट जो मुझे आता है, आई शुड नॉट स्पॉइल दैट फॉर दीज थोड़े से क्वेश्चंस, राइट? जो मुझे आता है वो तो मैं करूँ। तो उसी केस के लिए मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप इतने क्वेश्चंस देख लो कि whatever type of question they throw at you in NEET, you're able to solve it. आप मॉक टेस्ट के इतने क्वेश्चन देख लो, PYQs देखो, पिछले साल के नीट अटेम्प्ट करो, उसमें देखो कितने नंबर बन रहे हैं, दोबारा अटेम्प्ट करो, फिर देखो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो उस लेवल वाली मेहनत चाहिए, वो चाहिए होती है। ठीक है। पेपर अटेम्प्टिंग की बात आती है, ऐसा कौन सा तरीका है कि पेपर अटेम्प्ट करें? पहले काफ़ी लोग बहुत सारी एडवाइसेस देते हैं, फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, बायो करो, या बायो करो पहले। तुम्हारा कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रहा? 11th में अगेन आई वाज वेरी क्लूलेस, तो मैं 11th में क्या करती थी, मैं पहले फिजिक्स करती थी जो मेरा वीक सब्जेक्ट है, उसमें मैं लगा देती थी 1.5 घंटा। अच्छा, पहला 1.5 घंटा गया, लग जाता था, क्योंकि नहीं आती थी, अच्छे से नहीं आती थी। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, और उसकी वजह से नंबर होते थे डिप, क्योंकि आधा टाइम तो एक सब्जेक्ट को दे दिया, राइट? बाकी दोनों को भी तो चाहिए। बायो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नीट। तो +2 में what I came around, what I figured out with my dad was कि पहले बायो करना is more beneficial for me. तो 45 minutes it took, bio was done. Chemistry, major part being theoretical, मेरे को केमिस्ट्री के MCQ स्टिक करने में आधा घंटा लगता था, उसके बाद तो OMR सॉल्विंग रह जाती है, बचा सारा टाइम फिजिक्स के लिए, राइट? तो फिर वो ज़्यादा इजी तरीका था पेपर सॉल्व करने का, तो मेरे लिए ये वर्क। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, है ना?
अच्छा, इस पे जो भी एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं, ये चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, हमने यहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए और पेपर अटेम्प्टिंग के बहुत तरीके हैं। हो सकता है कल आपका तरीका, आप यहाँ बैठे हो और आपका सबका अपना तरीका राइट है। तो उस तरीके को इवॉल्व करना ज़रूरी है कि व्हाट सूट्स यू द बेस्ट, ठीक है। और ये चीज़ एक ही तरीके से आती है, द मोर नंबर ऑफ मॉक्स यू अटेम्प्ट द मोर यू लर्न द राइट वे फॉर यू, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा सब दिमाग में रखें तो बेटर है, क्योंकि काफ़ी लोग ना ब्लाइंडली फॉलो करने चल जाते हैं कि यार ये आशिका ऐसे कर रही है, मैं भी यही कर लेता हूँ। ये नहीं वर्क करता है। एनालाइज फॉर योरसेल्फ। कईयों के लिए केमिस्ट्री पहले करना इज बेटर, फिर वो फिजिक्स या बायो करते हैं। राइट तो अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री को हम स्प्लिट करते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में, और शुरू करते हैं। इसमें से तुम्हारा सबसे फेवरेट पार्ट क्या था? मेरा फेवरेट पार्ट ऑर्गेनिक था, बट मुझे इजी फिजिकल लगती थी। तो हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक से। फिर भी तो इनऑर्गेनिक को कैसे टैकल किया? काफी कुछ याद करना है इसमें, मतलब इट्स जस्ट फैक्ट बेस्ड। आई गेस अब तो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, फिर भी याद तो करना ही है। फिर भी इनऑर्गेनिक इज लाइक बायोलॉजी की एनसीईआरटी। तुम्हें लाइन टू लाइन पढ़ना है और रटना है। मैंने बहुत कोशिश करी लॉजिक निकालने की, मुझसे नहीं निकला, तो आई गेव अप और मैंने एनसीईआरटी पकड़ के शुरू कर दिया भाई कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये रिएक्शन है ऐसी तो है, खत्म, नहीं है मेरे पास टाइम सॉर्ट आउट करने का। तो फिर मैंने इनऑर्गेनिक, आई कैन से बाय गारंटी कि पी ब्लॉक मैंने कम से कम एनसीईआरटी 2 बार खुद लिखी है। लिखी है? हाँ लिखी है। अच्छा। रिएक्शंस, क्योंकि मेरी आदत है, मुझे लिख के याद होता है। कईयों को बोल के याद होता है, कईयों को बार बार रीड करके याद हो जाता है, मुझे लिख कर याद होता है कि मेरे हाथ से निकली हुई चीज़ है तो मुझे आती है। मैंने 2 लिखा था, 3 लिखा था, मेरे हाथ को पता है। हाँ, वो मसल मेमोरी भी हो जाती है, एक हाँ, बार लिख के। मसल मेमोरी हो जाती है। तो वही इनऑर्गेनिक तो बार बार एनसीईआरटी रीड करी है एंड लिखी है साथ में। दूसरी चीज एमसीक्यूज, बिकॉज अगेन एज वी टॉक्ड इट विल प्रायोरिटाइज कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। सो दैट इज फॉर इनऑर्गेनिक। तो मेरे हिसाब से पूछना ही सही नहीं होगा, तुमने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी होगी। मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी और कहीं नहीं घूमने गए थे तुम? नहीं। ठीक है, फिर ठीक है। अब आ रहे हैं तुम्हारे फेवरेट पार्ट पे, ऑर्गेनिक पर। ऑर्गेनिक में क्या है कि कैसा काफ़ी बच्चों का कहना है कि एनसीईआरटी के रिएक्शन एक बार समझ नहीं आते, तो उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म की तह तक जाना चाहिए कि क्या चल रहा है मैकेनिज्म्स में, और उतना डिटेल में किताब में लिखा नहीं है ना। तो इसको तुमने ओवरऑल कैसे हैंडल किया ऑर्गेनिक को? वेल, क्योंकि मैं कोचिंग में थी तो उस पार्ट में मुझे हेल्प मिल गई कि मैकेनिज्म की तह तक पहुंचना हमें सिखाया गया था। बट उसके अलावा ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी अगर हम देखें तो लाइक एवरी लाइन सेज समथिंग, इट्स नॉट लाइक कोई भी लाइन इज नॉट इरेलेवेंट। हर लाइन का मतलब है, और अब हर लाइन पे एमसीक्यू बहुत अच्छा बन सकता है। ऑर्गेनिक इतनी अच्छे से लिखी हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई बिलीव लिख कर ही आती है। जब तक आप पहले तो 11th की जीओसी, दैट सेट्स द टोन फॉर योर होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप कैसे जीओसी सीख रहे हो, कैसे मैकेनिज्म्स अंडरस्टैंड कर रहे हो, दैट सेट्स द होल टोन। तो जब तक मैकेनिज्म अच्छे से नहीं आएंगे तब तक हमें लाइक 12th की पार्ट 2 की पूरी बुक दैट इज ऑर्गेनिक वो अच्छे से नहीं आएगी, और वो मैकेनिज्म लिख के आएंगे। जब हम बुक बंद करके खुद मैकेनिज्म लिख लेंगे ना जिस दिन, दैट इज व्हेन यू कैन श्योरली से कि अब तो एमसीक्यू निकल जाएगा। तो फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग करना है। फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स कंप्लीटली कंसेप्चुअल। है कुछ फैक्ट्स याद करने वाले, बट ऑर्गेनिक इज वेरी कंसेप्चुअल। ओके, इसमें भी एनसीईआरटी प्लस जो क्लासेस में डिस्कशन है, एंड प्रैक्टिस के लिए अगेन कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल्स एंड एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि कम पढ़ो आगे बढ़ो का, है ना। स्टिक टू सम स्पेसिफिक मटेरियल। मतलब इफ यू कीप ऑन रोमिंग अराउंड तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और दिमाग खराब हो जाता है कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। राइट। अब चलते हैं फिजिकल के ऊपर, फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। तो तुम्हारा क्या अप्रोच रहा? अगेन बी वेरी, है ना, डिटेल में एक बार समझाओ सबको। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे नीट में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आल्सो, काफी असर्शन रीजंस, बट फिजिकल केमिस्ट्री ओवरऑल न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके। पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में भी एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज आफ्टर यू गेट द कॉन्सेप्ट। फिजिकल इज तुम एक बार फॉर्मूला पढ़ते हो, तुम एक बार उसकी डेरिवेशन कर लेते हो, तुम समझ जाते हो कि तुम किसकी बात कर रहे हो, राइट। दिस इज नॉट blind maths or anything, it's moles,
सब्सटेंसेस हाँ। जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो समझना इंपॉर्टेंट है कि डेराइव कहाँ से हुआ। एक बार डेरिवेशन पता लग जाती है तो फॉर्मूला समझ आ जाता है, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती फिजिकल में। आई डोंट थिंक मैंने फॉर्मूलाज रटे थे फिजिकल में, क्योंकि इतने सारे पाइलअप हो जाते हैं। मैंने डेरिवेशन के थ्रू ही याद रखे थे कि ये निकालना है तो ये चाहिए होगा। तो पेपर में डेराइव करते थे कि बस एक बार अंडरस्टैंडिंग है तो फॉर्मूला आता है? फॉर्मूला आता है, मतलब वो ओके, बाय डिफॉल्ट आ जाता है, उसको बार बार डेरिवेशन देखकर समझकर वो आ जाता है। सम लेवल रट्टा इज देयर, बट वो समझना इज इम्पोर्टेंट पहले। मतलब एक बार बार करते रहने से फिर वो रट्टा नहीं लगता, वो बस फ्लो में अपने आप आ जाता है। ये है कि ब्लाइंड रट्टा नहीं होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, उसको ब्लाइंड रट्टे की तरह डील नहीं करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करो तो वो आ जाएगी। गॉट इट। तो मेरे हिसाब से हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब सारा सिलेबस हो चुका है। अब आते हैं पेपर से 3 महीने पहले। अब सब कुछ रिवाइज करना है, और ये बहुत बड़ा पहाड़ है, इस पूरे सब कुछ रिवाइज करना। Right. तो रिवीजन को लेकर के तुम्हारा क्या अप्रोच रहा है, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज? मतलब आजकल ना यूट्यूब पे ऐसा भी बहुत बच्चे खोजते रहते हैं कि हाउ टू रिवाइज द होल सिलेबस इन 1 डे, है ना? तो व्हाट वाज योर अप्रोच टू रिवाइज एवरीथिंग? ऐसा रिवीजन जो आउटपुट दे। 2 तरह से रिवीजन होता है। एक, हमने रिवीजन स्टार्ट किया, अंत तक पहुंचे, शुरू का पूरा भूल गए। और एक होता है प्रोडक्टिव रिवीजन। सो हाउ टू मेक योरसेल्फ वेरी प्रोडक्टिव व्हेन इट कम्स टू रिवीजन? What I figured out कि शुरू से एंड तक इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि आई डू नॉट फॉलो टाइम टेबल्स। मैं वो चीज़ें पहले करती थी जिनका टेस्ट है, जो मेरी गलत हो रही हैं, और मैं टेस्ट के सिलेबस पर रिलाई करती थी फॉर माई रिविजन। ठीक है, कि अगर उसके अलावा टाइम बच गया तो मैं कोई और चैप्टर कर लूँगी। तो मैंने टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज करा ज़्यादातर, क्योंकि जब आप टेस्ट के लिए रिवाइज करते हो ना, दैट इज़ अ होल अनदर डेडिकेशन का लेवल, कि टेस्ट देना है, नंबर चाहिए इसके लिए, अच्छे से पढ़ो। तो इसी में फुल मार्क पेपर आया तो? फुल मार्क पेपर आई स्टार्टेड गिविंग अप्रैल अच्छा वाले टाइम। जब तो तक उस टाइम पर रिवीजन को लेकर के क्या सजेस्ट करोगे? उस टाइम पर वही आई यूज्ड एन एरर नोटबुक, अच्छा, कि उसके थ्रू आई विल रिवाइज अल्टीमेट। तो एरर नोटबुक तुम्हारा सोर्स रहा, क्योंकि वो तुम्हारी गलतियों का एक है ना, तुम ये यहाँ तो पक्का गलत कर सकते हो। क्योंकि जो चीजें हम अटेम्प्ट करके सही करके आए वो तो आ गई ना। राइट। अब रिवाइज करने का तो उसी का फायदा है जो नहीं आता। जो आ गया है, अब उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हो, दैट मींस यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। राइट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। वो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, सीक्वेंस एनोटेशंस, अगर तुम्हें याद हो, और एक्सप्रेस सीक्वेंस मॉलिक्यूलर बेसिस, तो तुम्हारा वो those 2 pages, I remember। अच्छा, तो वो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस वाला अप्रोच है कि जिसका एक्सप्रेशन हो रहा है, गलतियां उसको पकड़ के चलो। ठीक है, ग्रेट। मॉक टेस्ट पे हमने बात करी, एरर नोटबुक पे हमने बात करी, इस पूरे टाइम फ्रेम की बात करी। इसमें यार ना एक ऐसा भी फेज आता है जब हम काफ़ी बार बहुत ना सोसाइटल प्रेशर में आ जाते हैं। और आज के टाइम पर एक मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बच्चे ना गलत काफ़ी बार कुछ डिसीजंस भी ले लेते हैं। पेरेंटल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है कि हमारे दोस्त के तो नंबर आ रहे हैं, हमारे ही नंबर गिर रहे हैं। तो इस सिनेरियो को कैसे मैनेज करें? हाउ टू बी, बिकॉज सारा खेल यहाँ से है, पेपर तो बाद में लिखोगे, पहले यहाँ वॉर को जीतना होता है। तो हाउ टू मैनेज दैट? See, fortunately, my environment was very good. My parents, brother, teachers, they were all very supportive. And कभी भी कुछ भी बोलना होता था, they were always there to listen. So the first thing is have that one person in your life जिसके पास आप जाकर कभी भी rant कर सकते हो और वो सुन के solution में help करे. Help भी ना करे, वो बस सुन ले। दूसरी चीज़, have a venting mechanism. I had dance. I used to dance every day. I remember dancing 6th May को भी। तो अच्छा, हाँ, मेरा रूटीन बन गया था कि मैंने शाम को 1 घंटा डांस करना ही करना है। तो मैं पूरे रूम में अंधेरा करके ईयरफोन्स लगा के डांस करती थी। तो दैट वाज अ सेपरेट ऐसा एरिया बन जाता था कि यहाँ पर पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ मज़े करने का टाइम है, इसमें मज़े करो, उसके बाद पढ़ाई देखेंगे। तो एक तो कॉन्फिडेंट इज लाइक हैव अ पर्सन टू टॉक टू, दैट इज इम्पॉर्टेंट। If you don't have a person to talk to, have a venting mechanism. Write it somewhere. Journalism, right? You can write poems. कोई भी form of creativity that you have in yourself, you can use. That helps in releasing the pressure a lot. तो ये नहीं ना कि एकदम कमरे में खुद को लॉक कर लें। नहीं, ये वाली हरकत नहीं रखनी है। थोड़ा एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको मेंटली फिट रखता है, और जब तक वहाँ फिट नहीं रहोगे आगे कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा, एक और चीज़ पे थोड़ा सा ब्रीफली बताना, मैनेजिंग बोर्ड्स एंड नीट, है ना? क्योंकि काफ़ी लोग अब जब बोर्ड्स आएंगे सामने तो नीट की तैयारी पूरी रोक देंगे, बोले नहीं अब तो सिर्फ बोर्ड्स, फिर बोर्ड्स में लगे रहेंगे, फिर पता चला नीट आ गया। तो इसको कैसे मैनेज किया, बोर्ड विद नीट?
See, boards and NEET are not separate. हाँ. Boards is just subjective form of NEET, like 50% of NEET. हाँ. So whatever you are preparing for in boards will definitely help you in NEET. मेरी 12th boards की help से ही strong हुई है ज़्यादा. मैंने boards में NCERT इतने अच्छे से पढ़ ली थी कि मुझे NEET में बहुत help मिली बाद में. मुझे कम टाइम देना पड़ा 12th को और फिर मैंने एक मंथ +1 पे फोकस करा. तो बोर्ड्स के टाइम पर आई वुड सजेस्ट कि आपको बोर्ड्स देने हैं, फोकस से देने हैं. अगर आपका टाइम बचता है तो MCQs करो, क्योंकि बोर्ड्स में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग MCQs आजकल तो आते हैं नए पैटर्न आते हैं, तो MCQs करो. अदरवाइज कीप अप विद योर सिलेबस. +2 पढ़ रहे हो, +2 भी तो नीट में आनी है ना. Right. दैट इज नॉट अ सेपरेट फोकस. ये एक्चुअली ना एक अप्रोच की गलती है. मतलब मेरा पर्सनल मानना ये है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट इट्स द सुपर सेट और बोर्ड उसका एक सबसेट होता है. क्योंकि नीट के लिए हम हमेशा ज्यादा पढ़ते हैं. यू आर गिविंग इट आफ्टर यू हैव क्वालिफाइड +2 आल्सो ना. लॉजिकल, वेरी लॉजिकल. तो ये चीज़ है, तो इसको बस अप्रोच अपना सही रखें. ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करी. आई होप तुम्हारी तरफ से और कोई पॉइंट ऐड ऑन करना हो देन यू कैन डू. I would just say कि have faith in yourself. Faith is very important. जब तक आपको खुद पे विश्वास है एंड जब तक आप अपने गोल के लिए वर्क कर रहे हो, डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हो, the outcome will be good. And don't pressurize yourself a lot. मतलब that won't lead you anywhere. Learn to handle that pressure because NEET के बाद जिस लाइन में आना है वहाँ पर बहुत प्रेशर है. ठीक है, थोड़ा अपने इस अभी फर्स्ट ईयर का तुम्हारा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा, एक बार उसके बारे में भी सबको बताओ. हाउ इज इट? सी फर्स्ट ईयर करंटली आई एम इन सेकंड सेमेस्टर और अभी तक जो सिलेबस हुआ है उसके सामने नीट का सिलेबस कुछ भी नहीं लगता है हमको. हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ही हमें नीट उसके सामने कुछ नहीं लगता है. नीट 2 साल का सिलेबस हमें कुछ नहीं लगता है. हमें लगता है हम क्यों ही रोते थे. लाइक MBBS इज नॉट एन ईजी डिग्री. मेहनत यहाँ पर भी करनी पड़ती है और बच्चों को लगता है कि नीट हो गया कॉलेज में जाकर तो मज़े हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. मज़े इस सेंस से होते हैं कि now you're just instead of 2 years you're in it for 5 years and you can do it on a more relaxed basis. Right. But पढ़ना यहाँ पर भी पड़ता है obviously and ज़्यादा syllabus होता है, ज़्यादा working hours होते हैं, कम relaxing hours होते हैं, तो बट वो हम सीख जाते हैं है ना. शुरू में करते करते वो चीज़ आ जाती है. हम सीख जाते हैं. तो अब एक बहुत ही टफ राउंड पे चलते हैं इस इंटरव्यू के. ये तो तुम्हारी एक्सपर्टीज है, तुमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू अ वेरी स्पेशल राउंड दैट वी कॉल एज दी रैपिड फायर. ठीक है, तो इसमें बहुत रैपिडली मैं तुम्हारे सामने कुछ सवाल रखूंगा और फटाफट तुम्हें जवाब देने हैं जिसके, और सही जवाब पे एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट है. तुमने अगर इंटरव्यूज देखे हो यहाँ पे तो हमें गिफ्ट देते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द अल्टीमेट राउंड ऑफ CTWT, दैट इज द रैपिड फायर. सो पहला सवाल, व्हाट इज द बेस्ट प्रेजेंट यू हैव एवर रिसीव्ड? ओके, इतना तुमने सोचा नहीं होगा नॉर्मली. नहीं. तो अभी तक बेस्ट प्रेजेंट क्या मिला है? इसमें हम टिक टिक टाइमर लगा दें. भाई ये तो बिल्कुल नहीं सोचा है. ये हमारा सबसे टफ राउंड है इंटरव्यू का. मैंने जैसा कि कहा था, कोई नहीं, हम पास करते हैं इसको. एक और सवाल पे चलते हैं. व्हाट इज योर डीपेस्ट फियर? माय डीपेस्ट फियर इज नॉट ट्राइंग इनफ. ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू? Is that I'm very violent. जबकि I'm not. ऐसा कोई क्यों सोचे? I don't know. Okay. I have that Don personality. I don't know. Okay. And what was your last impulse buy? काफी बार हम अचानक से देखते हैं यार ये ले ही लेते हैं, तो ऐसा तुमने कुछ किया है? Impulsive buy? No, I don't make impulsive buys. Okay, smart decisions always. ठीक है. And what is the strangest thing you ever saw while walking down the street? There was a hand towel that was hanged very weirdly. It was like a ghost floating midway. हाँ. कहाँ देखा था तुमने ऐसा? वो मेरे हॉस्टल की खिड़की से दिख रहा था. काफी डरावना सीन. वो काफी डरावना था और वो रात को था. ओके, तो फिर ठीक है. एंड व्हाट वर्ल्ड रिकॉर्ड डू यू थिंक यू हैव अ शॉट एट बीटिंग? ऐसा क्या स्किल है तुम्हें कि बस ले आओ, गिनेस वालों को बुला लो एक बार? ओह नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ. मुझ में ऐसा कोई स्किल नहीं है. ठीक है, तो एक आखिरी सवाल पे चलते हैं. ये बहुत फिलोसॉफिकल सवाल है. व्हाट इज ह्यूमैनिटीज वर्स्ट क्वालिटी? सेल्फिशनेस. सेल्फिशनेस,
ठीक है, तो काफ़ी अच्छे जवाब दिए तुमने और काफ़ी इंटेंस सवाल भी थे। हमारी तरफ से एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, गिफ्ट हैम्पर जिसमें खूब सारे चॉकलेट्स भी हैं फ्रॉम आवर टीम एट अनअकैडमी टू यू। Thank you so much. So again, many congratulations on such an amazing achievement and all the best for your future. But before we wind this up, दो ज़रूरी चीज़ें। यहाँ पर एक परंपरा रही है टैग अ टॉपर की, क्योंकि हम यहाँ पर सबके एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो तुम्हारा कोई दोस्त जिसकी स्टोरी तुम्हें लगता है कि दुनिया जाने, सब उससे सीख पाए, यू कैन टैग हिम और हर हियर। I would like to tag Barira Ali. She received an AIR of 42, scoring 710 on 720. ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी स्टोरी भी अब अगले में हम सब तक पहुंचाएं। अच्छा, तो अब नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, एक मैसेज सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो चाहे इस साल अटेम्प्ट करें, आगे कभी भी अटेम्प्ट करें, उन सभी के लिए एक मैसेज तुम्हारी तरफ से। मैसेज यही रहेगा कि नीट इज अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, राइट? इट कैन मेक और ब्रेक योर मेडिकल प्रोफेशन का करियर, बट इट डज नॉट मीन कि आप अपनी मेंटल हेल्थ उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करो या फिर खुद को इतने स्ट्रेस में डाल दो कि नीट देने लायक भी आप बैठते हुए आपके हाथ कांप रहे हैं। यू जस्ट हैव टू रिलैक्स, you have to learn that still it is an exam, your life is much greater than it, and अगर नहीं भी होता, just be chill with it. You have a lot of other opportunities in this world that you can definitely ace at. तो इसी बहुत ही प्यारे मैसेज के साथ इस इंटरव्यू को मैं फिनिश करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी ही ओपन कॉन्वर्सेशन रही और मेरे हिसाब से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चन जो हो सकता है मेरे से मिस हो गए हों, ठीक है, डू लेट अस नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड इस वीडियो को सब तक पहुंचाओ, बिकॉज ये भी एक बहुत ही खास स्टोरी है जिससे आप बहुत रिलेट कर पाओगे। जैसे खासकर जहाँ तक इसने फिजिक्स की बातें बताई, ये मेरे हिसाब से आप सभी का सवाल रहता है, हम कॉमेंट्स भी देखते रहते हैं, तो ये सवाल आप सभी का रहता है। तो आई होप इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया एंड आई बिलीव कि आप आगे अपने गोल को अचीव करो। एंड ऑन दिस नोट, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स। ऐसे और शानदार इंटरव्यूज़ के लिए लेट्स क्रैक इट।